Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. नमस्कार दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 4 करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग नचिकेत मोर कमेटी के साथ, जहाँ पे इन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन दिए थे बैंकिंग फाइनेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लो इनकम हाउस होल्ड के लिए। एक ये कमेटी बिठाई गई थी, नचिकेत मोर इनके चेयरमैन थे। तो कई सारे रिकमेंडेशंस में से कुछ हाईलाइट यहाँ पर दिए हुए रेड कलर के अंदर। डिटेलिंग में हमें जाने की इतना ज़रूरत इस स्लाइड के अंदर नहीं है। तो बैंक अकाउंट को लेकर, बैंकिंग एक्सेस को लेकर, बैंक एक्सेस टू क्रेडिट को लेकर, एक्सेस टू डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को लेकर, एक्सेस टू इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट को लेकर, राइट टू सुटेबिलिटी एंड कंज्यूमर रेड्रेस, इन सारे मुद्दों पर नचिकेत मोर ने बात की थी। अब कुछ रिकमेंडेशंस देख लेते हैं जो हमारे लिए काम के हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि हर रेजिडेंट का एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो उनका आधार नंबर के साथ ही ओपन हो जाना चाहिए, जो हाई क्वालिटी नेशनल और फुल सर्विस बैंक के तौर पर काम करेगा। आधार को बताया कि एक पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कस्टमर को इनेबल करेगा एक आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ करने के लिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए। जो फ्रॉड रिस्क है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएंगे और देयरफॉर यूनिवर्सल बेसिस बन जाएगा ऑथेंटिफिकेशन का आधार कार्ड। फिर यूनिवर्सल रिपोर्टिंग टू क्रेडिट ब्यूरो का बताया गया कि यूनिवर्सल रिपोर्टिंग करना है होगा क्रेडिट ब्यूरो को, जितने भी लोन्स आपने दिए उन सब के, चाहे वो इंडिविजुअल को दिया हो या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, पर्टिकुलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन, किसान क्रेडिट कार्ड के, जनरल क्रेडिट कार्ड के, ये सारा आपको क्रेडिट ब्यूरो को आपको बताना पड़ेगा। फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर के बारे में हमने मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 के वीडियो के अंदर मैंने पूरा बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा ऊपर। तो नचिकेत मोर ने बोला एसएलआर को हटा दीजिए, ना बैंक में ज़रूरत होगी ना एनबीएफसी की, इसको स्क्रैप कर दीजिए। ऐसे रिकमेंडेशंस दिए हुए, ठीक है। रिकमेंडेशन कोई भी कमेटी देती है उसका मतलब ये नहीं कि सारा आपको आरबीआई को या सरकार को इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, सरकार को जो अच्छा लगता है वो ही इम्प्लीमेंट करता है। अगला रिकमेंडेशन है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसकी कैप बढ़ाकर 50% कर दीजिए, 40% से हटाकर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि डिसाइडेड किया रहता है कि कौन कौन से सेक्टर को कितना लोन जाना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे बैंक, अपने निजी जो भी दोस्त वगैरह है या कस्टमर्स है उनको ही फ़ायदा मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, बैलेंस्ड जो ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं होगा। तो आरबीआई के फंक्शन के अंदर ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बात आई थी, जहाँ पर सिलेक्टिव कंट्रोल जो क्रेडिट कंट्रोल है वहाँ पर इस पीएसएल की बात हुई थी। कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि पेमेंट बैंक को ओपन कर दिया जाए और उसमें क्रेडिट, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट जैसे सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए। तो नचिकेत मोर कमेटी के बाद ही पेमेंट बैंक हमारे यहाँ पर खुली थी। पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और कई सारी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पैनल ने यह भी सजेस्ट किया कि स्टेट फाइनेंस रेगुलेटरी कमीशन को सेटअप किया जाए और जितने भी मौजूदा रेगुलेटरी है उन सबको एसएफआरसी के साथ मर्ज कर दी जाए। अब लेबल्स ऑफ एटीएम के बारे में देख लेते हैं। लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर। 3 तरह के लेबल्स एटीएम के। बैंक्स ओन एटीएम सबसे पहले। एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है जहां पर कंज्यूमर जो भी है बैंक का कस्टमर्स है वो बेसिक ट्रांजेक्शन कर सकता है विदाउट बैंक रिप्रेजेंटेटिव या बैंक टेलर। कोई भी जिसके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम एक्सेस कार्ड हो तो वो इसकी सर्विसेज ले सकता है। ये जो बैंक्स ओन एटीएम है ये पूरी तरह से ओन्ड, ऑपरेट और कैरी किया जाता है बैंक्स के लोगों के साथ, बैंक के द्वारा ही। ये कॉस्टलियर वे है सर्विस प्रोवाइड करने का बैंक के कस्टमर्स को बैंक के द्वारा। ये महंगा पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बैंक का खुद का होता है, मशीन, नेटवर्क, हार्डवेयर वगैरह वगैरह। ब्राउन लेबल एटीएम में क्या होता है कि जो एटीएम मशीन का जो हार्डवेयर है और जो एटीएम मशीन खुद, वो लीज पे दिया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा बैंकों को, लेकिन जो कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी जो है बैंकिंग नेटवर्क की वो स्पॉन्सर बैंक खुद करता है। यानी कि सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा
क्या करेगी, ब्राउन एटीएम लेबल एटीएम ले रही है तो सर्विस प्रोवाइडर से वो एटीएम मशीन हार्डवेयर वगैरह लीज पर लेगी, लेकिन जो कैश का रखना, मैनेजमेंट करना, कनेक्टिविटी, वो सब बैंक ऑफ बड़ौदा का खुद का होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है बैंक ब्राउन लेबल एटीएम। फिर आता है तीसरा वाइट लेबल एटीएम। यहाँ पर जो ओनर या ऑपरेट कौन करता है इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, उनके जो एटीएम होते हैं उनको बोला जाता है वाइट लेबल एटीएम, बिकॉज ये क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विस कस्टमर्स को या बैंक्स के क्लाइंट को एटीएम की सुविधा देते हैं। राइट, आपने कई सारे एटीएम्स शायद देखे होंगे कि टाटा का इंडिगो कैश और कई सारे एटीएम्स ऐसे वाइट लेबल अभी परमिशन मिली है आरबीआई के द्वारा। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि वाइट लेबल एटीएम के लिए परमिशन दी गई है। जितनी कंपनियां आई थी उसमें से कुछ कंपनियों को बोला है कि आप अपने वाइट लेबल एटीएम कर सकते हैं। तो जिन नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशंस को अपना एटीएम खोलना हो उसको एटलीस्ट 100 करोड़ का वर्थ उसके पास पैसा होना चाहिए। अब आता है नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, यानी कि जो ऑपरेट नहीं करती है, फाइनेंस यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड किया हुआ रहता है। सबसे पहले आता है इसमें प्योर होल्डिंग कंपनी। प्योर होल्डिंग कंपनी वो होती है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करता खुद से ही, रादर वो क्या करता है, अपना जो शेयर है वो दूसरी कंपनी में लगाता है, यानी कि पैसा लगाता है और एक कॉर्पोरेट ग्रुप बनाता है। समटाइम ये कंपनी क्या करती है, प्योर होल्डिंग कंपनी के नाम पर अपनी खुद की आइडेंटिटी लगाती है। जैसे कि नोकिया का एग्जांपल लेते हैं। क्लियर, तो नोकिया एक प्योर होल्डिंग कंपनी में मानूंगा बिकॉज उसकी ब्रांडिंग होती है मोबाइल के ऊपर, लेकिन बनाता कौन है, HMD ग्लोबल। राइट, तो बनाता कुछ और है और प्योर होल्डिंग कंपनी नोकिया उसकी ब्रांडिंग होती है। तो ये जब छोटा सा एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। फिर दूसरा आता है ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी। ये इस तरह का बिजनेस अरेंजमेंट है जिसके अंदर सब्सिडरी कंपनी यानी कि जो प्रॉपर्टी कंपनी होती है वो सारा रेवेन्यू जो जनरेट होता है प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड करती है इंस्टीड ऑफ मेन कंपनी। जो एक्चुअल में नाम होता है उससे अलावा जो होता है ब्रांड नेम वो होल्ड करती है। से फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रांड फैक्ट्री है। राइट, ब्रांड फैक्ट्री क्या एक सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन मेन इसके पीछे कौन है, फ्यूचर ग्रुप। क्लियर, तो फ्यूचर ग्रुप के हाथ में नहीं होता, ये वाली इसके हाथ में रहता है। ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है। तीसरा है पिरामिड होल्डिंग कंपनी। पिरामिड होल्डिंग कंपनी जो है वो जो इंटरेस्ट है वो अपने आप से कंट्रोल करता है अपनी सब्सिडरीज के अंदर, यानी कि एक इंडस्ट्री ऊपर होती है कंपनी, उसके नीचे कोई और होल्डिंग रहती है। राइट, तो ऊपर वाली कंपनी नीचे वाली कंपनी के होल्ड इंटरेस्ट जो है वो होल्ड करके रखती है। तो ये जो सब्सिडरीज रहती है वो कम इन्वेस्टमेंट कैपिटल मांगता है इन दोनों के कंपेयर में, पहले दो कैटेगरी के कंपेयर में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निधि। निधि को हेल्पिंग हैंड बोला जाता है। ये एक प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, शॉर्ट फॉर्म निधि। इसका एम क्या है, स्टार्टअप्स को फंडिंग करना और इंक्यूबेशन सपोर्ट देना। सम स्कीम्स जो निधि के अंदर है वो पहली है निधि प्रयास, यानी कि ये आइडिया और प्रोटोटाइप फंडिंग के बीच की जो गैप है उसको एड्रेस करता है। यानी कि कोई आइडिया लेकर आया कि मुझे ये कर सकते हैं अपन, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो उस आइडिया और प्रोटोटाइप उसको इम्प्लीमेंट करने के बीच का जो गैप है पैसा वो फिलअप करती है। फिर निधि सीड सपोर्ट सिस्टम, तो ये अर्ली स्टेज कंपनी खोलने का एक फंड प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर क्या था, आइडिया को इम्प्लीमेंट करके देखना है कि चलता है कि नहीं चलता। चल गया तो उसको इनिशियल कंपनी बनाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, उसको बोला जाता है सीड सपोर्ट सिस्टम। और फाइनली अगर उसको स्टार्टअप को ग्लोबल जाना है तो उसके लिए है निधि सेंटर फॉर एक्सीलेंस। निधि दूसरे कंटेक्स्ट में देखें तो ये इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर इसको ट्रेजर बोला जाता है, खजाना। इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के नाम पर रिफर किया जाता है, जो सरकार के द्वारा नोटिफाइड की जाती है, सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये क्या करती है, अपने ही लोगों के अंदर सेविंग्स को पैदा करती है। ठीक है, अपने लोगों के ही पैसे रखती है, सेविंग करती है वगैरह वगैरह। ये जो कंपनीज है जो निधि बिजनेस करती है वो बोरो करती है पैसा अपने ही मेंबर से और लेंडिंग करती है अपने ही मेंबर्स के बीच में। अलग अलग इसके नाम रहते हैं, जैसे कि निधि,
परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल फंड, बेनिफिट फंड्स, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी एटसेट्रा। निधि जो है वो साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस है। हाईली लोकलाइज्ड सिंगल ऑफिस इंस्टीट्यूशन है ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है बिकॉज ये डील करती है सिर्फ अपने रेस्ट्रिक्टेड मेंबर्स से ही, और इसकी मेंबरशिप भी सिर्फ इंडिविजुअल लोगों के लिए ही लिमिटेड रहती है। जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फंड है जहाँ से पैसा आता है वो अपने मेंबर से ही निकालते हैं पैसा और अपने मेंबर्स के बीच में ही घुमाते हैं। ये लोन जो मेंबर लेता है तो वो अपने हाउस कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स वगैरह वगैरह के लिए लेते हैं या ले सकते हैं। जो डिपॉजिट है वो मोबिलाइज किया जाता है निधि के द्वारा, वो इतना हाई लेवल पर नहीं होता जो एक ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर करता है। फिर आता है चीट फंड्स। ये एक एसेंशियली सेविंग इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पे कई सारे फॉर्म्स के और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स के चीट बनी रहती है। चीट फंड में क्या होता है, जो रेगुलर मेंबर, एक ग्रुप मेंबर होता है, सपोज ये पीछे इमेज में दिख रहा है, सबने कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। अब पीरियडिकली क्या किया जाता है, हर एक को पैसा इकट्ठा करके सपोज इसको दिया, इन सब ने पैसा रखा और इन सब ये सारा पैसा इकट्ठा करके इसको दे दिया 1 साल के लिए या तो 6 महीने, जो भी डिसाइड रहता है। और साथ में ये क्या करेगा, उस पीरियड के टाइम पीरियड के बाद ब्याज के साथ वापस इसको पैसा रखना पड़ेगा। अब कौन लेके जाएगा पैसा, वो चिट्ठी उछाल कर या बिडिंग करके या तो टेंडर पास होके करवाया जाता है और रोटेशनल बेसिस के ऊपर पैसा घूमता रहता है। इसको बोला जाता है चीट फंड। ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज बी चीट फंड एक्ट 1982 के हिसाब से। चीट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, चाहे वो चिट से किया हो, चिट फंड से, चिट्ठी से, कुरी से, ये सब उसके अलग अलग नाम है। तो बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है जो कोई स्पेसिफिक नंबर जो है पर्सन जो है वो उसके साथ साइन किया जाता है और उसको पैसा दिया जाता है कुछ डिफिनिट पीरियड के लिए, सब्सक्रिप्शन दिया जाता है उस पैसों की यूज़ करने के लिए। उसको बोला जाता है चीट एग्रीमेंट। उसको मैच्योरिटी के बाद ब्याज के साथ वो वापस पैसा रख देना है, फिर वापस वो पैसा किसी और के पास जाएगा, वो यूज़ कर सकता है। तो ये इस तरह से रोटेशनली पैसा घूमता है। फिर आता है आपका स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्मॉल बैंक्स का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह आपने कई सारे अभी देखे होंगे मार्केट के अंदर। तो मेन पर्पस इसका क्या काम है, बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स देना, यानी कि बैंक डिपॉजिट, सप्लाई ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन देना। ये लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्मॉल बैंक जो है वो फाइनेंशियली हेल्प करती है उन लोगों को जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड रहा है अब तक, उन पॉपुलेशन को ये सर्व करता है। जैसे कि स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इन सब को सप्लाई ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन देने की सुविधा ये लेकर आया है, जो टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशन यूज़ करती है, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इस बैंक के अंदर, जिसकी वजह से इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं कि किसी को अगर स्मॉल बैंक खोलना हो तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग, फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस के अंदर। मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ का चाहिए। लोकल फोकस और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक स्मॉल कस्टमर को सर्व कर सके, यानी कि किसी को दुत्कारे नहीं। बैंक जो प्राइमरीली बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ देती है वो उनको देना पड़ेगा, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वालों को डिपॉजिट, लोन वगैरह ये सब देना पड़ेगा इन लोगों को। जो एरियाज ऑफ ऑपरेशन है वो फ्यू डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड है, कोई भी किसी की स्टेट के अंदर। हाउएवर जब ज़रूरत पड़ती है तो इसका रीजनेबल जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी यानी कि उसका जो कंटिंजियस डिस्ट्रिक्शन का एरिया है या तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है वो बढ़ा दिया जा सकता है। स्मॉल बैंक्स को आरबीआई के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस और रिस्क मैनेजमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना पड़ेगा, यानी इनको भी सीआरआर एसएलआर मेंटेन रखना पड़ेगा अदर कॉमर्शियल बैंक की तरह। मैक्सिमम लोन साइज और इन्वेस्टमेंट लिमिट किसी भी सिंगल ग्रुप को कितना दे सकते हैं एक साथ पैसा, वो रेस्ट्रिक्टेड है उनके अवेलेबल कैपिटल का 15%। सपोज इनके पास 100 रुपये का कैपिटल है तो 15 रुपये से ज़्यादा किसी सिंगल पार्टी को ये लोग नहीं दे सकते। जो टोटल लोन इश्यू की जाती है स्मॉल बैंक के द्वारा उसमें से 75% का जो है प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा, जबकि कमर्शियल बैंक में 40 to 50% का रेशियो है। नचिकेत मोर के पहले 40% और नचिकेत मोर ने बोला 50% का करना है, जस्ट हमने रिसेंटली देखा। और जो हाफ लोन पोर्टफोलियो है इस बैंक का
वो लोन और एडवांसेस होना चाहिए 25 लाख का माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए। रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी इनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई के द्वारा सेटअप किए हुए इनको फॉलो करना पड़ेगा, जो एक कॉमर्शियल बैंक करती है, CRR, SLR, कैपिटल 1, कैपिटल टियर 2, ये सब। अब मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बात करते हैं पेमेंट बैंक का। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का देख लिया, अभी बारी आती है पेमेंट बैंक की। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। सपोज आप अपने कार ड्राइवर को सैलरी पे कर रहे हो कैश में, लेकिन उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। उसके जैसे इंडिविजुअल्स को पैसा भेजना पड़ता है अपने फैमिली मेंबर को, जो अपने स्मॉल विलेज नेटिव गांव के अंदर दूर कहीं रहते हो। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए किसी के द्वारा पैसे भेजा जाना पड़ता है, या तो मनी ऑर्डर का यूज़ किया जाता है। लेकिन मोर और मोर पीपल, इनके जैसे ऐसे कई सारे लोग होंगे जो मोबाइल फ़ोन ही उनके पास, बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है। तो उसके लिए पेमेंट बैंक की जो एप्लीकेशन है वो उस अनबैंक्ड लोगों के लिए है, जैसे कि कार ड्राइवर, काम वाली बाई वगैरह वगैरह। तो उनको ध्यान में रखकर, सब्जियां बेचने वाला, तो जो उनको ध्यान में रखकर ये पेमेंट बैंक का एक आइडिया लेकर आए नचिकेत मोर। इंडिया के पास 90 करोड़ मोबाइल यूज़र्स है, जिसमें से 70 करोड़ एक्टिव यूज़र है। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर है रूरल एरिया के अंदर 38 करोड़। तो इन सबका जो मोबाइल नंबर है उसी को ही बैंक अकाउंट बनाने की यहाँ पर बात हो रही है पेमेंट बैंक के जरिए। तो 11 कंपनियों ने सबसे पहले एप्लीकेशन दी थी कि हमारा भी पेमेंट बैंक खोलना है। आदित्य बिरला से लेकर एयरटेल, वोडाफोन वगैरह सब ने। है क्या पेमेंट बैंक? तो पेमेंट बैंक एक डिफरेंशिएटेड लाइसेंस के साथ काम करती है, लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, इसमें कई सारे लिमिटेशन है। आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से वो 1 लाख से ज़्यादा किसी भी सिंगल अकाउंट में डिपॉजिट नहीं ले सकता, ना ही वो लोन दे सकता है, ना ही वो टर्म डिपॉजिट यानी कि FD वगैरह खुलवा सकते हैं कोई भी कस्टमर पेमेंट बैंक के साथ। जो डिपॉजिट रेज की जाती है, यानी कि इसके पास, पेमेंट बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है, उसमें से इनको गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 25% वो क्या करना पड़ेगा इनको कि अपना दूसरे किसी बैंक में अकाउंट रखवाना पड़ेगा। सपोज एयरटेल पेमेंट बैंक है तो इनका खुद का अकाउंट किसी और नेशनलाइज बैंक में होगा, और 25% का पैसा उस अकाउंट में इनको रखना पड़ेगा, और बाकी का गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने में। कस्टमर के लिए इसका मतलब क्या है? तो सर्विस चार्जेस कम हो जाएंगे कस्टमर्स के लिए, जो बाकी के बैंकों के भी, बिकॉज ये कंपटीशन देगी। जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम मंथली या क्वार्टरली बैलेंस रखने का, वो झंझट चली जाएगी। जो कंपटीशन है नई एंटिटीज का आने का, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग बैंक्स को भी फोर्स करेंगे कि वो लोग लो कॉस्ट बेसिक अकाउंट खोलने में आगे आए। तो ये सारे फर्स्ट कस्टमर्स को बेनिफिट मिल सकता है। अब पेमेंट बैंक खोलने के लिए क्या क्या चाहिए आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से? तो कौन खोल सकता है? तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर, प्रोफेशनल्स, MFCs, टेलीकॉम कंपनी, सुपरमार्केट चेन, कॉर्पोरेट्स, ये सारे लोग पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट बैंक जो भी खोलेगा उनको पेमेंट्स वर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा बैंक के आगे, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक, सिर्फ एयरटेल बैंक नहीं, पेमेंट लगाना ज़रूरी है। मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ का चाहिए। क्या स्कोप है? तो ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ करंट या सेविंग अकाउंट अपने अपने कंपनी के हिसाब से। अगर कंपनी चाहे तो ATM कार्ड या डेबिट कार्ड इश्यू कर सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आरबीआई ने बोला है कर सकते हैं। पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस मिल जाएगी, और किसी थर्ड पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ये काम आ जाएगा। सपोज इंश्योरेंस भरना हो, म्यूचुअल फंड के लिए, इन सब के क्रॉस सेलिंग में भी पेमेंट बैंक का उपयोग किया जा सकता है, ऐसा आरबीआई ने बोला। अब वो सर्विसेज का ऑप्शन देना ना देना कंपनियों के हाथ में। अगर डिपॉजिट की बात करते हैं तो एक कस्टमर 1 लाख से ज़्यादा अपने पेमेंट बैंक के अंदर पैसा नहीं डाल सकता, और क्रेडिट कार्ड यहाँ पर नहीं मिल सकता। पेमेंट बैंक जो है वो लोन दे भी नहीं सकता, वो लोन ऑफर नहीं कर सकते। अब पेमेंट बैंक सेफ क्यों है? बिकॉज पेमेंट बैंक का 75% का जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट होता है, और बाकी का पैसा अदर बैंक्स के अंदर इनका जो अकाउंट है उसमें जाता है। इनको भी CRR SLR मेंटेन करना पड़ता है, और मैक्सिमम 25% का डिपॉजिट इनको करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखना पड़ेगा दूसरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर। ये कुछ बैंक्स है जो हमारे पास मौजूद है: एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, NSDL, जियो पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला, फिनो, इंडियन पोस्ट एटसेट्रा। तो अगर कोई नया बैंक पेमेंट बैंक में ऐड होता है तो वो न्यूज़ में आएगा।
अगर वो न्यूज़ में है तो बट ऑब्वियस है यूपीएससी जीपीएससी और वॉट एवर कम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चंस पूछेंगे कि पेमेंट बैंक होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो का या स्लाइड का सहारा आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और बताया गया इसका इंग्लिश नाम है प्राइम मिनिस्टर्स पीपल मनी स्कीम। तो ये एक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट के लिए है, ठीक है, जिसके पास बैंकिंग खाता नहीं है, रिमोट एरिया तक पहुंचने के लिए कि हर घर में हर किसी का, हर इंडिविजुअल का एक अकाउंट होना चाहिए एज पर द नचिकेत मोर कमेटी। तो ये सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की, जहाँ पर रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह अफोर्डेबल मैनर में मिल सकती है। 28 अगस्त 2014 में ये लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, अकाउंट होल्डर को बैंक अकाउंट खोलने के लिए कोई भी बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। रुपए डेबिट कार्ड इनको मिलेगा, रुपए डेबिट कार्ड की शुरुआत यहीं से हुई थी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा 1 लाख का। 6 महीने के बाद बैंक खुलने के जो भी एलिजिबल कस्टमर होगा उनको 5,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा, यानी कि 5,000 अपने खाते में नहीं होंगे तो भी वो उठा सकता है। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी आई एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके ज़रिए क्या है, पर्सन फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है अपने नॉर्मल मोबाइल से भी, और स्मार्टफोन नहीं होगा फिर भी, ठीक है, स्मार्टफोन, नॉर्मल फ़ोन, तो इन सब मोबाइल को, बैंकिंग को क्या कर दिया, मोबाइल के ऊपर लेकर आ गई। यूपीआई वगैरह यहाँ से शुरुआत हुई। मोबाइल बैंकिंग जहाँ पर पुअर अवेलेबिलिटी हो तो वहाँ पे एक्सेस पहुँचाने के लिए, बैंकिंग एक्सेस करने के लिए नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था, जहाँ पर जैसे आप *123# करके नहीं अपने मोबाइल का बैलेंस चेक करते हैं, वैसे बैंक का अकाउंट चेक कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो। *91# या 99# ऐसा करके इसका यूएसएसडी है। तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से वो डायल करके अपना बैंकिंग का सर्विस ले सकते हैं, फीचर फ़ोन के अंदर भी। फिर आता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एएलएम क्या है, एक मैकेनिज्म है जो बैंक का रिस्क है उसको एड्रेस किया जाता है, जो मिसमैच होता है एसेट और लायबिलिटी के बीच में, तो वो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में देखा जाता है। अब ये मिसमैच क्यों होता है, जब लिक्विडिटी के अंदर या इंटरेस्ट रेट के अंदर बदलाव आता है किसी भी बैंक में। लिक्विडिटी क्या है, तो ये एक इंस्टीट्यूशंस की एबिलिटी है कि वो अपनी लायबिलिटी को जब चाहे वो तब उसको मीट कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, चाहे वो बोरोविंग करके या तो अपने एसेट्स को कन्वर्ट करके। फिर आती है गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो 2 स्कीम है हमारे पास जो भारत सरकार ने लॉन्च किया था नवंबर 2015 में। पहली है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और दूसरी है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। पहला तो जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो कम हो जाएगी, बिकॉज गोल्ड यहाँ पे घूमता हो जाएगा। घर पे जो सोना ऐसे ही पड़ा रहता है वो मार्केट में आएगा, इन्वेस्ट होगा दोनों स्कीम के अंदर। वो गोल्ड बाद में जिसको नया गोल्ड खरीदना है उसके लिए सप्लाई होगा, यानी कि नया गोल्ड बाहर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा फाइनेंशियल सेविंग भी इम्प्रूव होगी। स्कीम के बारे में देख लेते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड डोमिनेटेड बॉन्ड है जो फिक्स्ड ग्राम ऑफ गोल्ड के ऊपर बने हुए हैं। इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड का पैसा कैश में देना पड़ेगा, अगेंस्ट में उसको क्या मिलेगा, मतलब सपोज 1 तोले का सोना खरीदना है तो सोना ना खरीद के गोल्ड बॉन्ड खरीद लो उसी रेट के ऊपर जो सोना आज के दाम पे मिल रहा है। सपोज 1 तोला 1 ग्राम 2 ग्राम एटसेट्रा, तो बॉन्ड का प्राइस इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आज का 1 ग्राम का आपको बॉन्ड खरीदना है तो आज के 1 ग्राम का सोना का भाव कितना है वो दे दिया, आपने बॉन्ड ले लिया, ठीक है। उस बॉन्ड के ऊपर आपको ब्याज भी मिलेगा, कितना 2.75 उस इन्वेस्टर को मिलेगा। और मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद वो बॉन्ड आप दे दीजिए, आपको उस दिन का पैसा यानी कि उस टाइम सोने का जो भी भाव होगा 1 ग्राम के हिसाब से वो मिलेगा, प्लस आपको ब्याज भी मिलेगा। यानी कि अगर किसी को सोने में इन्वेस्ट करना हो तो फिजिकल सोना खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बॉन्ड खरीद सकते हैं। दूसरी स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर BIS सर्टिफाइड CPTC जो है यानी कि कलेक्शन प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, वो गोल्ड को कलेक्ट करती है कस्टमर से बैंकिंग के बिहाफ में। कन्वीनियंट टेन्योर्स यहाँ पर दिए हुए 3 तरह के, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 to 3 years, मीडियम यानी कि 5 से 7 साल और लॉन्ग टर्म यानी कि 12 से 15 साल। एट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलते हैं। सपोज आपके घर पे पड़ा हुआ सोना जो है ऐसे ही तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस स्कीम के अंदर आप अपना सोना डालिए,
जिस प्रकार से आपका टेन्योर है उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा 0.5% से 2.5, यहाँ पर लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब क्या होगा, सपोज आपने 3 साल के लिए लिया है, 0.60% आपको ब्याज मिलेगा जितने भी रुपए का आपका सोना आपने डिपॉजिट किया है। उस 3 साल के बाद आपका जो जितना भी ग्राम का सोना डिपॉजिट किया है उतने ग्राम का सोना आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन इस गोल्ड कॉइन के रूप में मिलेगा अशोक चक्र वाला। क्लियर। और इसके अलावा 3 साल का ब्याज भी मिल जाएगा। इससे क्या होगा फ़ायदा कि जो हमारा गोल्ड इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। कैसे? आपके पास सोना है, आपने इस स्कीम के अंदर डाला तो आपका सोना मार्केट में आ गया। अब इस बंदे को सोना खरीदना है तो ये सोना खरीदने जा रहा है, तो ये जो मार्केट में सोना आया वो मोल्ड होकर क्या हो जाएगा, बिस्किट के रूप में या दूसरी ज्वेलरी के रूप में इधर उधर शोरूम्स में अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो यहाँ से खरीद लेगा। यानी कि नया सोना बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा और आपकी सेविंग भी बढ़ेगी जिसने इस स्कीम के अंदर पैसा डाला है, क्योंकि उसको ब्याज मिल रहा है। मुद्रा बैंक, माइक्रो फाइनेंस क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस एक डेवलपमेंटल टूल है जिसका एम है कि जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ताकि उनकी जो लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो, सस्ते दाम पर इनको लोन देना। क्लियर। इसमें क्या इंक्लूड रहता है सर्विसेज में, क्रेडिट, सेविंग इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफर, फाइनेंशियल काउंसलिंग एटसेट्रा। तो ये किस तरह से एक्ट करता है, गरीब लोगों की आखिरी उम्मीद के तौर पर काम करता है ये मुद्रा बैंक या तो माइक्रो फाइनेंस। ये जो मुद्रा स्कीम जो है 2015 के बजट में लॉन्च किया गया था 20,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ। 4 साल के लिए बोला गया कि 3,000 करोड़ हम लोग क्रेडिट गारंटी देंगे, इंश्योरेंस कवरेज 50% के साथ। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। ये नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सस्ते दाम पर लोन देता है एंड कस्टमर तक विदाउट एनी कोलेटरल, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है। इसका एम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना या तो प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस के लिए पैसा मुहैया करवाना। 3 लोन प्रोडक्ट है मुद्रा के अंदर, शिशु, किशोर, तरुण। 50,000 या उससे कम की कीमत होगी तो शिशु में मिलेगा, 50,000 से 5 लाख चाहिए तो किशोर, और 5 लाख से 10 लाख तो तरुण। बिजनेस साइज के ऊपर डिपेंड है। शिशु लोन अगर आप ले रहे हैं तो आपको स्मॉल बिजनेस के मिलेंगे, जैसे कि वेजिटेबल वेंडर, ब्यूटी पार्लर, हेयर सलून एटसेट्रा। किशोर और तरुण सपोर्ट मिलेगा आपको थोड़े बिजनेस अगर बड़ी साइज का होगा, सपोज पेपर कप की छोटी मोटी इंडस्ट्री मशीन लेनी हो, डेयरी प्रोडक्ट, पिकल यूनिट एटसेट्रा। तो आज के इस वीडियो में हमने अलग अलग टाइप के जो गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स है या तो स्कीम्स है उसके बारे में डिस्कस किया, जैसे कि मुद्रा हुआ, गोल्ड स्कीम हुई, पेमेंट बैंक हुआ, स्मॉल बैंक्स हुए, लेबल्स हुए अलग अलग एटीएम के, ठीक है, बैंक का ब्राउन एंड वाइट लेबल्स, चीट फंड हुआ, निधि क्या होता है, नचिकेत मोर कमेटी के क्या होती है। तो ये सब आपको एक बेस तैयार करके दिया हुआ है। आज के इस चैप्टर के बाद मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने बात की एक कमेटी की, ऐसे अगर सपोज नई कमेटी बिठाई जाती है नचिकेत मोर के जैसे बैंकिंग को लेकर, तो उस न्यूज़ को आपको फॉलो करना है और किस पर्पज़ के लिए वो कमेटी बनी है, क्या उसके रिकमेंडेशंस है, कौन कौन से रिकमेंडेशन सरकार ने या बैंक ने टाइम टू टाइम अप्लाई किया हुआ है, वो सब आपको नज़र करके नोट्स बना के रखनी है। ये इनके ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। सिमिलर तरीके से इस तरह की कोई और नई स्कीम्स हुई, या तो मुद्रा की लिमिट एक्सटेंड कर दी हो, साल और बढ़ा दिया हो, स्कीम लंबी खींची हो, तो ये सब अगर न्यूज़ में आता है तो मुद्रा के बारे में अगेन आपको यहाँ से पढ़ लेना है। तो हैंसफोर्थ आपको क्या करना है, बेसिक्स तो आपका हमने क्लियर कर दिया, करंट अफेयर्स पे फोकस रखना है, इनसे जुड़े हुए सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में अपनी नोट्स बनाइए। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो आप उसको गूगल करिए, या तो आपकी जो रेफरेंस बुक है रमेश सिंह या तो संजीव वर्मा, उसको भी रेफ़र कर सकते हो। और मनी एंड बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही देख लिया था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी के अंदर कि कितना इंपॉर्टेंट है मनी एंड बैंकिंग। टोटल 4 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक मनी एंड बैंकिंग है। क्लियर। इसके अलावा फर्दर कोई भी डाउट या सजेशन हो तो ईमेल करके बताइए, कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।